नमस्कार। एमबी सर क्लासेस के समस्त विद्यार्थीगण को मेरी ओर से प्यार भरा नमस्कार। तो चलिए हम लोग चलते हैं आज कुछ खास और विशेष प्रकार के ट्रांसलेशंस पर। क्योंकि हम लोगों ने पास्ट इंडेफिनिट से लेके पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस तक पूरा एक्सरसाइज कर लिया था। 1 बाय 1 टेंसेस की एक्सरसाइज हम लोगों ने की थी। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट से लेकर के प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस तक एक एक्सरसाइज हो गई। तो आज जो है फिर से पास्ट इंडेफिनिट से लेके पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस तक एक्सरसाइज 2 है। इसके बाद फ्यूचर इंडेफिनिट से लेकर के फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस तक आपकी एक्सरसाइज 3 चलेगी। तो अभी हम लोग एक्सरसाइज 2 पे हैं। इसका मतलब पास्ट इंडेफिनिट से लेके पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस तक के जो भी ट्रांसलेशन 4 हैं, ये जो 4 टेंसेज हैं, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो इनके बारे में विस्तृत अध्ययन हम लोगों ने कर लिया था। तो अब हम इन चारों को जोड़ के इनकी एक्सरसाइज करने का प्रयास करते हैं। उसमें हो सकता है कि आपको कुछ और अनुभव मिले और चीज़ें जानने को मिलें। तो उसको हम लोग कैसे इस एक्सरसाइज को और ऑथेंटिक ढंग से कर सकते हैं, तो हम इसको तभी अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं जब हमने पिछले वीडियोस सारे 1 बाय 1 करके देखे हों। तो उम्मीद करता हूँ आप देखे होंगे और ये एक्सरसाइज बेहतर ढंग से आप इसको कर सकते हैं। तो आप भी कॉपी कलम निकाल लीजिए और प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दीजिए हमारे साथ। चूँकि जो भी ट्रांसलेशन दिए हुए हैं उसको आप स्वयं पहले अपने माध्यम से करने का प्रयास करेंगे। अगर आप उसमें कोई गलती करते हैं तो यहाँ पे मैं बता ही रहा हूँ, उसको आप देख करके अपनी एरर्स जो हैं वो दूर कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसे कक्षा में पत्र कौन लिख रहा था, कक्षा में पत्र कौन लिख रहा था। तो अब इसमें यहाँ पे एक चीज़ आप देख रहे हैं, कौन शब्द आया हुआ है। फिर से वही बात कि कौन शब्द जब भी आएगा किसी भी ट्रांसलेशन में तो वह सदैव एक वचन कर्ता के रूप में लिखा जाएगा। यानी वो जो कर्ता का काम करेगा, लेकिन कैसा कर्ता होगा, अब कर्ता में भी 2 शाखाएं, एक वचन कर्ता हो सकता है या तो बहुवचन कर्ता हो सकता है। तो हम लोग एक वचन कर्ता के रूप में ही इसको लिखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग अब यहाँ पे तो टाइम देखिए, रहा, जब भी एक चीज़ आप लोग नोटिस ज़रूर करिएगा, जब भी रहा, रही, रहे दिया हो और वो कंटिन्यूअस जैसा लग रहा हो, तो एक बार ज़रूर ट्रांसलेशन को आप रीचेक किया करिए कि कहीं ना कहीं हो सकता है वो परफेक्ट कंटिन्यूअस में ना कन्वर्ट हो जाए। इसका मतलब है कि पहले इसको पढ़ के आप इसमें देखिए समय तो नहीं कहीं दिया हुआ है। तो अगर समय नहीं दिया हुआ है तो आप लोग समझ जाइए कि यह सिंपल कंटिन्यूअस है। इसका मतलब या तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस होगा या पास्ट कंटिन्यूअस होगा या फ्यूचर कंटिन्यूअस होगा। लेकिन अगर आपको समय भी दिया हुआ है तो परफेक्ट कंटिन्यूअस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस टेंस को देख करके क्या ऐसा लग रहा है कि उसमें कहीं समय की बाध्यता दी हुई है? तो समय इसमें कहीं नहीं जिक्र में दिया हुआ है। तो समय जब नहीं दिया हुआ है तो आप लोग डायरेक्टली इसको पास्ट कंटिन्यूअस, चूँकि था, थी, थे है, तो था, थी, थे मतलब होता है पास्ट, ठीक। और रहा, रही, रहे दिया हुआ है, इसका मतलब है कंटिन्यूअस। तो दोनों को जोड़ देंगे तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस निकल के आ जाएगा आपका। तो अब यहाँ पे कक्षा में पत्र कौन लिख रहा था, तो कौन की इंग्लिश क्या होती है? हु। अब हु एक वचन करता है तो वाज। अब लिखना का अंग्रेजी होती है राइट, तो WRITTING, राइटिंग। क्योंकि मैंने एक चीज़ आपको बताई थी कि जब भी रहा, रही, रहे किसी भी टेंस में आप देखेंगे तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ING लगाना बेहद ज़रूरी है और बिना इसके गलत हो जाएगा। तो 2-3 बातें जो मैंने मुख्य रूप से बताई थी कि अगर चुका, चुकी, चुके, चाहे वो पास्ट का हो, चाहे वो प्रेजेंट का हो, चाहे वो फ्यूचर का हो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, वो वर्ब की सदैव थर्ड फॉर्म उसमें यूज होगी। लेकिन अगर रहा, रही, रहे है तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ING हमेशा लगा रहेगा, चाहे जो टेंस हो। इसमें आपको सोचने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे राइटिंग इसलिए हो गया है कि चूँकि रहा शब्द दिया हुआ है। राइटिंग लेटर इन दी क्लास, तो इस तरीके से आप उसको लिख सकते हैं। अब इसे दूसरा ट्रांसलेशन दिया हुआ है आपको
कि इस कक्षा में कितने छात्र अंग्रेजी नहीं पढ़ रहे हैं। तो अब यहाँ पे बात आई कि कितने छात्र। तो पहली बात तो ये एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। क्यों इंट्रोगेटिव है? चूँकि यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है। यहाँ पे जब आप इसको पढ़ के समझेंगे तो ये आपको बात समझ में आएगी कि कितने छात्र, इसका मतलब है कि यहाँ पे क्वेश्चंस की बात हो रही है, वहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है। तो जब ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया तो सबसे पहले कितने छात्र की इंग्लिश सबसे पहले लिखी जाएगी, क्योंकि ये यही एक शब्द है जो कि प्रश्नवाचक है। तो यहाँ पे हाउ मच लगेगा कि हाउ मेनी, तो यहाँ पे हाउ मेनी हो जाएगा। अब कौन सी चीज़ कैसे लिखी जाएगी वो ध्यान से समझिएगा। हाउ मेनी स्टूडेंट। अब यहाँ पे रहे हैं तो इसका मतलब है कि जाहिर सी बात है बहुवचन की बात हो रही है। तो जब बहुवचन है तो अब यहाँ पे है, अब इसके ये प्रश्नवाचक शब्द के बाद तुरंत क्या लगेगा? सहायक क्रिया लगेगी, हेल्पिंग वर्ब लगेगा। अब हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी? सबसे पहले अब चूंकि रहा है, रही है दिया हुआ है, रहे हैं दिया हुआ है, तो उसका मतलब है कि ईजयमार लगेगा। तो ये बहुवचन है चूंकि करता, तो हम बहुवचन के रूप में ही इसका हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे आर। अब इसके तुरंत बाद नाट, इसके बाद नाट की पोजीशन यही है जो कि हमेशा रहेगी, इसलिए इसको आप लोग याद रखिएगा कि हेल्पिंग वर्ब के ठीक बाद नाट लिखेंगे। नाट रीडिंग। अब क्या रीड कर रहे हैं भाई? तो इंग्लिश इन दिस क्लास, ये हो गया। तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। तो अब चलिए तीसरे ट्रांसलेशन पे चलते हैं। वह रोज कितना दूध पी रहा है। वह रोज कितना दूध पी रहा है। तो अब यहाँ पर कितना दूध और कितने लीटर दूध, अब यहीं पे अंतर समझ लीजिए। चूंकि कितना शब्द की दो इंग्लिश होती है, एक होती है हाउ मच, एक होती है हाउ मेनी। तो हाउ मच वहाँ पे प्रयोग होता है जिन चीज़ों की कोई काउंटिंग नहीं हो सकती है, कोई गणना नहीं हो सकती है। जैसे लिक्विड फॉर्म में जब कोई चीज़ बताई जाती है, जैसे कितना दूध, कितना पानी, कितना तेल, तो इस प्रकार कितना पेट्रोल, कितना डीजल, तो इस प्रकार से अगर बात आ रही है जो कि लिक्विड फॉर्म में है तो वहाँ पर हाउ मच का प्रयोग होगा। और अगर जो चीज़ें गिनी जा सकती हैं, जो काउंटेबल हैं, वहाँ पे हाउ मेनी का प्रयोग होगा। लेकिन अगर यही जैसे यहाँ पे लिखा है वह रोज कितना दूध पी रहा है, ये एक ट्रांसलेशन हो गया। इसी के नीचे एक दूसरा, सपोज कीजिए कि मैंने एक और ट्रांसलेशन दिया है आपको, वह रोज कितना, अब इसी के बाद मैंने लिख दिया लीटर, कितना लीटर दूध पी रहा है। तो वह रोज कितना लीटर, तो देखिए वहाँ पे अब आप सोचेंगे कि दूध दिया हुआ है, लिक्विड मिल गया हमको, तुरंत हम हाउ मच लगा देंगे। तो इस केस में आप लोग सावधान रहिएगा, क्योंकि जब कोई चीज़ मीजर नहीं की जाती, जैसे दूध है या पानी है, आपने केवल दूध और पानी का ही जिक्र किया है, उसके पैमाने का जिक्र नहीं किया कि कितना लीटर दूध या कितना लीटर तेल, इसका जिक्र आपने नहीं किया, केवल आपने ये कहा कितना दूध कितना पानी, तब वहाँ पर वो दूध और पानी तब काउंटेबल नहीं है, उस दशा में काउंट नहीं किए जा सकते। क्योंकि कितना दूध, तो एक दूध दो दूध तो आप बोलेंगे नहीं, तो इसका मतलब है वो काउंटेबल नहीं है, तब वहाँ पर हाउ मच का प्रयोग होगा। लेकिन अगर यही कह दे कितना लीटर दूध, तो हाउ मेनी लीटर्स मिल्क हो जाएगा। ये चीज़ें मैं पिछले वीडियोज़ में भी बता चुका हूँ, तो यहाँ पे फिर से रिपीट कर रहा हूँ, चूँकि संदर्भ यहाँ पे आ गया है तो इसको बताना बेहद ज़रूरी है। तो दूध के केस में ही दो केस बन गए, हाउ मेनी भी लगेगा वहाँ पे, हाउ मच भी लगेगा। हाउ मेनी कब लगेगा? जब वहाँ पे पैमाना दिया हो, जैसे दूध को किस में मापते हम लोग? लीटर में। तो कितने लीटर दूध, कितने लीटर पानी, तब वहाँ पे चूंकि आप मेजर कर रहे हैं 1 लीटर, 2 लीटर, 3 लीटर दूध, 4 लीटर पानी या 5 लीटर पानी, तो एक आपके पास मापने का इकाई हो गया। तो इसका मतलब है कि जब आप माप रहे हैं 1 2 3 कह रहे हैं,
तो वहीं पे उसकी गणना शुरू हो गई, यानी काउंटिंग शुरू हो गई, तो वो चीज़ काउंटेबल हो गई। और जब काउंटेबल है तो वहाँ पर हाउ मेनी लगेगा। और अगर केवल दूध की बात हो रही है, उसके पैमाने की या उसके नापने की इकाई के बारे में कोई बात नहीं हो रही है, तब वहाँ पर हाउ मच लगेगा। जैसे हाउ मच मिल्क, हाउ मच वाटर, हाउ मच पेट्रोल। तो इस प्रकार से लिक्विड जो चीज़ें हैं वो सारी, ठीक है। तो अब यहाँ पर कितना दूध, अब यहाँ पे कितना लीटर तो हमने लिखा नहीं है, तो जब लीटर नहीं लिखा है तो लीटर यहाँ पे हाउ मेनी का प्रयोग नहीं होगा, यहाँ पर किसका प्रयोग होगा, हाउ मच का प्रयोग होगा, चूंकि यहाँ पे मैंने लीटर नहीं लिखा हुआ है। तो यहाँ पे कैसे आप करेंगे, यहाँ पे समझ लीजिए, इसको आप करेंगे हाउ मच मिल्क। अब ये पूरा मिलकर एक प्रश्नवाचक वाक्य हो गया। अब इसके तुरंत बाद क्या आएगी, हेल्पिंग वर्ब आएगी। हेल्पिंग वर्ब क्या लिखी जाएगी, अब पी रहा है, रहा है इसका मतलब है कि एक ही आदमी पी रहा है, रहे हैं होता तो बहुवचन हो जाता, रहा है मतलब एक वचन है वो। तो यहाँ से इसकी वर्ब से भी आप पहचान सकते हैं कि इसमें हेल्पिंग वर्ब जो है वो कौन सी लगेगी। वर्ब ही ये मुख्य रूप से वास्तव में बताते हैं कि वो एक वचन है कि बहुवचन है। सब्जेक्ट तो बताता ही है, लेकिन कभी कभी सब्जेक्ट में कन्फ्यूजन भी हो जाती है कि सब्जेक्ट वहाँ पे सही नहीं बता पाते हैं कि वो एक वचन में लिखा गया है बहुवचन में। जैसे मैंने एग्जाम्पल्स भी आपको दिया था कि शेर जंगल में दहाड़ता है और शेर जंगल में दहाड़ते हैं। अब शेर से तो शेर दोनों में लिखा हुआ है, तो हम यहाँ से देख करके शेर को नहीं बता सकते कि वो एक वचन में है कि बहुवचन में है, तो हमको इसको देखने के लिए वर्ब में ही जाना पड़ेगा। तो इसका मतलब वर्ब ही जो है बता पाएगी कि वह एक वचन में लिखा जाएगा कि बहुवचन में। अगर शेर जंगल में दहाड़ता है माने एक शेर की बात हो रही है, और शेर जंगल में दहाड़ते हैं इसका मतलब है बहुत सारे शेर की बात हो रही है, तो वो बहुवचन यानी प्लूरल फॉर्म हो जाएगा और बहुवचन में लिखा जाएगा। तो ये चीज़ें आपको एकदम समझ में आनी चाहिए। तो वर्ब से भी अगर आप चेक कर रहे हैं कि वह एक वचन में है कि बहुवचन में है, तो भी आपको कोई दिक्कत वहाँ पे नहीं होगी और एग्जैक्ट आपको एक वचन या बहुवचन का पता चल जाएगा। तो चलिए यहाँ पे हाउ मच मिल्क हो गया यहाँ पे। अब यहाँ पे देखेंगे इज लगेगा कि एम लगेगा कि आर लगेगा, तो इज लगेगा, ठीक है। इज हाउ मच मिल्क इज। अब यहाँ पे तुरंत करता आएगा, करता इसका क्या है, ही। अब पीना का अंग्रेजी ड्रिंक, जो कि रहा है रही है तो है, तो इसमें ING मस्ट है लगाना, बार बार जिक्र हो रहा है, ड्रिंकिंग मिल्क, सॉरी मिल्क पहले ही लिखा जा चुका है, तो यहाँ पे ये कंप्लीट हो गया। तो हाउ मच मिल्क इज ही ड्रिंकिंग, कि वह रोज, और डेली भी है तो डेली को अंत में लिखेंगे आप, डेली ये सब बताया था मैं कि टुडे टुमारो स्टरडे दैट डे प्रीवियस डे, ये सब जो है वो लास्ट में आप लिखेंगे तो ज़्यादा प्रभावी रहते हैं ये लोग। अब अगला ट्रांसलेशन, ऐसा कौन नहीं कहता है, ऐसा कौन नहीं कहता है। तो अब इसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, तो इसमें कौन शब्द जो आया है, फिर से वही पहला ट्रांसलेशन ध्यान से देखिए, उसमें भी इसी का उल्लेख है कौन का। तो कौन यहाँ पे हो जाएगा हु। अब बताइए, ये ता है ती है दिया हुआ है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया, तो डज डू लगेगा, तो हु के अकॉर्डिंग डज लगेगा कि डू लगेगा। हु सदैव एक वचन करता होता है, तो इसमें डज लग जाएगा, हु डज। अब यहाँ पे हो जाएगा नॉट, हु डज नॉट से, यहाँ पे सो मीन्स ऐसा, ठीक है। तो से मीन्स होता है कहना, तो हु डज नॉट से सो। अब कितने लड़कों ने दूध पिया, अब इस ट्रांसलेशन पे चर्चा करते हैं हम लोग। तो कितने लड़कों ने दूध पिया, तो अब कितने लड़के यहाँ पे काउंटेबल है, पिछला ट्रांसलेशन से कराया गया था आपको, यहाँ पे देख सकते हैं। तो कितने लड़कों ने दूध पिया, तो हाउ, यहाँ पे हो जाएगा हाउ मेनी बॉयज, हाउ मेनी बॉयज। अब यहाँ पे इसके बाद कितने लड़कों ने दूध पिया, तो इसको कैसे लिखेंगे, हाउ मेनी बॉयज यहाँ पे हो गया। अब यहाँ पे कौन सा टेंस है ये देखना है, तो टेंस कौन सा है, पास्ट
इंडेफिनिट टेंस है, पिया, खाया, सोया, ये सब। तो अब यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, हाउ मेनी बॉयज। अब चूंकि ये प्रश्नवाचक हो गया, यहाँ पे ये प्रश्नवाचक वाक्य है, तो डिड लगेगा, डिड ड्रिंक द मिल्क, ड्रिंक द मिल्क। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पे आपने समझा कि कैसे हम लोग करते हैं। तो चलिए कुछ और ट्रांसलेशन इसको सीखते हैं। तो इसको आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए। प्रैक्टिस जितनी से ज़्यादा आप करेंगे उतना ही आपके लिए हेल्पफुल होगा, क्योंकि एक्टिव वॉइस जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। क्योंकि अगर एक्टिव वॉइस आप नहीं जान पाएंगे तो पैसिव वॉइस आप बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि पैसिव वॉइस फुल्ली डिपेंड ऑन एक्टिव वॉइस। तो एक्टिव वॉइस के सारे ट्रांसलेशन आपको जानना पड़ेगा, क्योंकि एक्टिव वॉइस जब आप जान जाएंगे तो उसी के अकॉर्डिंग हम लोग पैसिव वॉइस को भी जो है उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, अगला टेंस लिखिए। बुरे लड़कों के साथ वह कभी नहीं खेलता है। अब इसको कैसे आप लोग लिखेंगे उसको विचार कीजिए। तो इसका सबसे पहले बात आती है, कर्ता कौन सा है। कर्ता जब आप देखेंगे तो कौन नहीं खेलता है, कौन जोड़िए कर्ता इसमें क्रिया में, तो कौन नहीं खेलता है तो उत्तर निकल कर आता है वह। तो वह क्या हो गया आपका एक वचन कर्ता हो गया। तो ता है, ती है दिया हुआ है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, और यहाँ पर कभी नहीं भी दिया हुआ है, तो कभी नहीं की इंग्लिश होती है नेवर। ठीक है, अब देख के आप यह मत समझिएगा कि इसमें सर तो डज डू लगेगा, ता है, ती है दिया हुआ है, नहीं भी दिया हुआ है तो इसमें हम लोग डज डू का इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसी बात नहीं है, डज डू का इस्तेमाल नहीं होगा, क्योंकि कभी नहीं पूरा मिलकर एक शब्द बन जाता है और उसकी इंग्लिश होती है नेवर। तो इसमें नॉट शब्द का कहीं उल्लेख नहीं होगा, नॉट शब्द नहीं लिखे जाएंगे, इस चीज़ को आप लोग नोट कर लीजिए। नॉट नहीं होगा प्रयोग, क्यों नॉट नहीं होगा, क्योंकि कभी नहीं की कंप्लीट इंग्लिश है नेवर। तो नेवर हम लोग लिखेंगे, न कि हम लोग लिखेंगे नहीं। अगर इसमें दिया है तो ये सोच के कि डज डू लगा दें तो वहाँ पे ट्रांसलेशन हो जाएगा गलत। तो इसलिए आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ही। अब यहाँ पे हो जाएगा नेवर। अब प्ले लिख दिया है तो, लेकिन ये अगर नहीं लगाएंगे तो भी गलत हो जाएगा, क्योंकि वह अफर्मेटिव सेंटेंस में लिखा गया है, न कि नेगेटिव है एज वेल एज इंट्रोगेटिव है। तो ये टेंस कैसा है, अफर्मेटिव है। अफर्मेटिव किसका, प्रेजेंट इंडेफिनिट का। तो यस या ईएस वर्ब में, मुख्य क्रिया में यस या ईएस लगाना पड़ेगा। चूंकि क्रिया बहुवचन में होती है तो इसको एक वचन में बनाया जाता है। क्यों एक वचन में बनाया जाता है, क्योंकि कर्ता हमारा एक वचन का है। कर्ता अगर बहुवचन का होता, चूंकि हम दो चीज़ों को जोड़ रहे हैं, तो कर्ता एक वचन का है तो क्रिया भी एक वचन में होनी चाहिए, तभी दो चीज़ें जो यक्स में यक्स जुड़ता है, यक्स स्क्वायर तो जुड़ता नहीं है, वाई नहीं जुड़ता है। क्यों, क्योंकि वो अलग जात के हैं। तो अभी ये बहुवचन में है, ये एक वचन में है, तो इस बहुवचन को एक वचन में बनाने के लिए यस या यस जोड़ दिया जाता है, तो क्रिया भी एक वचन में हो जाती है, कर्ता भी एक वचन में हो जाता है। तो इसको लिख सकते हैं। अगर नहीं जोड़ा है तो ये एक वचन में हो गया, बहुवचन में मिसमैच हो गया, जुड़ेगा ही नहीं। समझ में आ गया। तो इंग्लिश में भी मैथ का इस्तेमाल आप लोग कर सकते हैं। तो ही नेवर प्लेस। अब बुरे लड़कों के साथ तो विथ बैड बॉयज, समझ में आ गया, विथ बैड बॉयज। तो चलिए अगला टेंस।
इन दोनों ट्रांसलेशंस को ध्यान से समझिएगा, इसमें कुछ बारीकियां हैं, कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, उसको समझ लीजिए। क्योंकि मैंने वहाँ पे नहीं पढ़ाया था तो इसीलिए एक्सरसाइज में भी कुछ ऐसे नियम बता देता हूँ कि लोग मजबूरी में एक्सरसाइज को देखें, क्योंकि कुछ नियम जो है एक्सरसाइज में ट्रांसलेशन जब आता है तब बताए जाते हैं। ठीक है, तो अब ट्रांसलेशन आ गया है। जैसे वह रोज क्रिकेट खेलता था, और दूसरा ट्रांसलेशन पढ़िए, वह रोज क्रिकेट खेला करता था। तो यहाँ पर देखिए, ध्यान से समझिएगा, एक है खेलता था और एक है खेला करता था, तो दोनों में अंतर है, पहली बात। तो इसलिए इसको मत सोचिएगा कि खेलता था और खेला करता था एक जैसा है, एक ही ट्रांसलेशन हो जाएगा, तो नहीं, आंसर होगा नहीं, ऐसा नहीं होगा। खेलता था इसका नियम दूसरा है और खेला करता था उसका नियम दूसरा है। तो अब देखिए कैसे, खेलता था तो था थी थे आ गया तो हो गया पास्ट, और ता तीते है माने इंडिफिनिट, तो पास्ट इंडिफिनिट टेंस। ये भी है पास्ट इंडिफिनिट ही है, लेकिन इसमें कुछ स्पेशल नियम है। अब देखिए, जैसे इसको लिखेंगे तो ही, अब चूंकि खेल नहीं, नकारात्मक नहीं है, स्वीकारात्मक वाक्य अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो प्लेड, हु प्लेड क्रिकेट डेली। इसका तो सिंपल आपने लिख दिया, जैसे पास्ट इंडिफिनिट में सिंपल पास्ट इंडिफिनिट जैसे लिखते हैं, तो कोई विशेष दिक्कत आपको नहीं है। लेकिन जब यहाँ पे लिखेंगे कि वह रोज क्रिकेट खेला करता था, अब यहाँ पे दिक्कत आ जाएगी आपको, क्योंकि इसके तरीके से जैसे सिंपल पास्ट इंडिफिनिट लिखते थे वैसे नहीं लिखेंगे। इसमें एक विशेष क्रिया का यहाँ पे प्रयोग किया जाएगा जिसका नाम है, अब यहाँ पे यूज्ड टू, यहीं पे मैं लिख दे रहा हूँ, यूज्ड टू का प्रयोग। इसको किसी दिन स्पेशली बता देंगे, लेकिन अभी तक के लिए यह समझते रहिए, चूंकि इस टेंस में आ गया है तो उसका जिक्र करना बेहद जरूरी है। जब खेला करता था, जाया करता था, पढ़ा करता था, सोया करता था, तो इस तरीके से उड़ा करता, चिड़िया उड़ती थी, चिड़िया उड़ा करती थी, तो दोनों में अंतर है। ठीक है, तो जब इस तरीके से अगर कोई ट्रांसलेशन आपको दिया जाता है कि खाया करता था, खेला करता था, सोया करता था, पढ़ा करता था, तो वहाँ पर आप लोग सिंपल पास्ट इंडिफिनिट जैसे लिखते हैं वैसे नहीं लिखना है। आपको लिखना कैसे है, उसमें एक विशेष प्रकार की क्रिया यूज हो रही है जिसका नाम है क्या, यूज्ड टू। तो यूज टू का प्रयोग होगा इसमें, तो ये याद रखिएगा आप। तो अब इसको देखिए कैसे लिखेंगे, ही, अब यहाँ पे तुरंत यूज्ड टू, ठीक। अब यहाँ पे प्ले। अब एक चीज कंफ्यूजन में और आ सकते हैं आप लोग, क्योंकि अफर्मेटिव सेंटेंस है, ठीक, पास्ट इंडिफिनिट टेंस है, अफर्मेटिव में है, तो अब पास्ट इंडिफिनिट टेंस है, अफर्मेटिव में है, स्वीकारात्मक वाक्य में है, तो पास्ट इंडिफिनिट टेंस में वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज होती है, सेकेंड फॉर्म। तो क्या यहाँ पे प्लेड होगा कि नहीं होगा, इस चीज पर विचार कीजिए। तो उत्तर आएगा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, यह महत्वपूर्ण है कि क्यों नहीं होगा पास्ट ये प्लेड। तो कारण उसका ये है, मैंने एक चीज बताई थी कि कोई भी जब आप हेल्पिंग वर्ब किसी टेंस में लगाते हैं तो एक हेल्पिंग वर्ब एक टेंस में लगती है, एक से अधिक हेल्पिंग वर्ब आप नहीं लगा सकते हैं। जैसे किसी टेंस में आपने वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज की तो फिर से सेकंड फॉर्म आप नहीं लगा सकते। हैज दो बार नहीं लगा सकते, हैज हैव नहीं लिख सकते, ठीक है। हैज बीन लिखा जा सकता है जो कि वो हेल्पिंग वर्ब होती है, लेकिन हैज कहिए दो बार या हैव कहिए दो बार तो वहाँ पे ग्रामर की दृष्टि से गलत हो जाएगा। तो ठीक उसी प्रकार से पास्ट इंडिफिनिट में आप जानते हैं कि वर्ब की सेकंड फॉर्म इस्तेमाल होती है। तो यहाँ पे देख रहे हैं यूज का जो सेकंड फॉर्म होता है वो होता है यूज्ड, यानी सेकंड फॉर्म पास्ट इंडिफिनिट टेंस में। तो यूज का यहाँ पे मैं लिख भी दे रहा हूँ, यूज का जो सेकंड फॉर्म होता है वो यूज्ड होता है, जो कि यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब के रूप में लिखा हुआ है, हेल्पिंग वर्ब के रूप में लिखा हुआ है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो सेकेंड फॉर्म जो पास्ट इंडिफिनिट में यूज होती है वह इसके साथ में लिखा जा चुका है, यूज का यूज्ड हो चुका है।
तब वहाँ पर अब ये सेकंड फॉर्म में नहीं जाएगा, क्योंकि ये ऑलरेडी हो चुका है सेकंड फॉर्म में। जैसे डिड आप हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं तो डू का सेकंड फॉर्म होता है डिड, और जब डिड लग जाता है इंट्रोगेटिव और निगेटिव सेंटेंस में पास्ट इंडेफिनिट में, तो डिड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आप इस्तेमाल करते हैं। तो क्यों इस्तेमाल करते हैं? क्योंकि जब आपने डिड लगा दिया तो डिड क्या है, डू का सेकंड फॉर्म है, डू डिड डन, तो डू सेकंड फॉर्म आपने ऑलरेडी यूज कर लिया एक बार, तो जब दूसरी जो मुख्य क्रिया है वो अपने फर्स्ट फॉर्म में चली जाएगी, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब के तौर पर आपने ऑलरेडी सेकंड फॉर्म यूज कर रखा है। तो एक बार प्रयोग हो गया तो फिर दूसरी बार उसको वर्ब को सेकंड फॉर्म में नहीं जाना है, क्योंकि जैसे ही सेकंड फॉर्म में करेंगे तो दो सेकंड फॉर्म की वर्ब लग जाएंगी, तो वहाँ पर वो गलत हो जाएगा। तो इसी के कारण यहाँ पर भी यूज्ड टू लिखा हुआ है, तो इसका मतलब यहाँ पे सेकंड फॉर्म ऑलरेडी लग चुकी है। तो जब सेकंड फॉर्म लग चुकी है तो ये जो मुख्य क्रिया आएगी वह अपने तुरंत फर्स्ट फॉर्म में चली जाएगी। तो ये समझने और सोचने के एक तरीके हैं कि आप इसको इस तरीके से सोचिए, इंग्लिश को एक नए तरीके से सोचिए, तो आपको और बेहतरीन ढंग से ये समझ में आएगा और पढ़ने में और भी ज़्यादा आनंद आएगा कि कोई चीज़ कुछ तह तक कि क्यों हो रहा है ये, कि जब हमने सेकंड फॉर्म यूज़ कर ली तो इसको सेकंड फॉर्म में हमने अफर्मेटिव होने के बावजूद भी प्लेड नहीं लिखा है। क्यों नहीं लिखा? इसीलिए नहीं लिखा कि ये ऑलरेडी सेकंड फॉर्म में चला गया है। तो एक ट्रांसलेशन में एक हेल्पिंग वर्ब एक ही बार लगेगी, यहाँ सेकंड फॉर्म यूज हो गया तो अब इसमें नहीं होगा, इसमें हुआ होता तो इसमें नहीं होता। ठीक है, तो ये बातें यहाँ पे आप अगर समझ रहे हैं तो आई थिंक कि ये आपके लिए मोर बेटर होगा अपनी इंग्लिश की अंडरस्टैंडिंग को और अच्छे या और बेहतर ढंग से बनाने के लिए। ये जानना बेहद ज़रूरी है आपके लिए, तो आप भी प्रैक्टिस करिए, सोचिए इसके बारे में। तो ही यूज टू प्ले क्रिकेट डेली। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप लोग ये अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा कि जिसमें खाया या जैसे जाया करता था, खाया करता था, पिया करता था, खाया और खाया करता था में अंतर है। तो जिसमें खाया करता था, पिया करता था, सोया करता था, इस प्रकार के वाक्य दिए हुए हों, तब वहाँ पर हम लोग यूज्ड टू का प्रयोग करते हैं। ठीक है, और यूज्ड टू का जब हम लोग प्रयोग करेंगे तो वर्ब अपने फर्स्ट फॉर्म में लिखी जाएगी, जो मुख्य क्रिया है वो अपने फर्स्ट फॉर्म में चली जाएगी, सेकंड फॉर्म में वहाँ पे नहीं लिखी जाएगी। तो ये बात आप लोग अच्छे तरीके से इसको समझ लीजिए कि हम लोग पास्ट इंडेफिनिट में ही दो टाइप बन सकते हैं, जैसे वह खेलता था, वह खेला करता था। तो जब खेला करता था हो जाएगा तो उसमें यूज्ड टू का प्रयोग होगा, और जब खेलता था तो वो सिंपली प्लेड हो जाएगा, जो कि पास्ट इंडेफिनिट का वो सेकंड वर्ब अपने जो है फॉर्म में लिखी जाएगी। तो आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा और आप अच्छे से इस चीज़ को समझ रहे होंगे, और आप इसको एनालिसिस भी करिए, कभी बैठ करके इसके बारे में सोचिए, गहन अध्ययन करिए, तो आई थिंक आपको ये और बेहतर ढंग से समझ में आएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को भी इसके बारे में बताइए। तो चलिए हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, जो कि होगा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के बारे में। तो हम लोग फ्यूचर इंडेफिनिट को ब्रॉडली जिसे एक सीक्वेंस के तौर पर उसका अध्ययन करेंगे। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।